डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो हम कर रहे हैं ना एज पर पीरियोडिक एंड परपिचुअल सिस्टम, एंड देन वी आर फॉलोइंग फीफो लिफो अप्रोच उसकी वैल्यूएशन के लिए. तो ये रिकंसिलिएशन क्या है? इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन बेसिकली है वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर. ये जो रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम आती है यूजुअली ये आती है पीरियोडिक सिस्टम. Basically, in periodic system, what happens? You need to measure all the inventories by counting them in your stores. आप अपने stores में जाते हो, आप अपनी inventories को count करते हो, जैसे this person is doing. Then after determining the number, आप multiply कर देते हो amount से. Now, when you are going for the inventory counting, अब अगर आपके store में you have a big store, so आप एक estimated time लेते हो कि maybe it will take me say 1 week to count all the inventories. So अब आप क्या करते हो? आप 1 week का estimate लेते हो. So you start on 24th of say March 2021 में आपने 24th मार्च को इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग स्टार्ट कर दी. ओके, यू स्टार्ट विद स्टॉक टेकिंग assuming कि it is likely to take 1 week. ठीक है ना? बट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट. रियलिटी में हो सकता है कि आपका एस्टिमेट सही ना हो, एंड इट मे टेक यू मोर डेज और लेसर डेज टू वैल्यू द इन्वेंट्री. जैसे ये 24th है, आपका 1 वीक का एस्टिमेट था, सो यू थॉट कि अब मैंने अपना 31st मार्च को मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी, 1 वीक में ये काम खत्म हो जाएगा. बट सम ऑफ योर एम्प्लॉयज जो आपके जिनको आपने काम पे लगा रखे हैं, मे बी दे फेल इल, दे कुड नॉट कम, या आपका एस्टिमेट ही गड़बड़ हो गया, वाकई में इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी एंड इट टुक यू सम टाइम. सो आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आया, इट टुक अ लॉन्गर टाइम. मे बी योर वर्क वाज ओवर ऑन 5th अप्रैल. सो अब क्या होगा? यू हैव गॉट इन्वेंट्री वैल्यू. आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस डेट की होगी, 5th अप्रैल की. ठीक है, सो आपका टाइम ज़्यादा लग गया. अब क्या है? यू नीड इन्वेंट्री वैल्यू. आपका ईयर एंड है 31st मार्च 2021 का. आपके पास वैल्यू है 5th अप्रैल की. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. दिस यू नीड टू नो बिकॉज आपके रिकॉर्ड्स बनने हैं 31st मार्च को. सो आपको इस डेट की वैल्यू चाहिए, आपको ये बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए. सो नाउ यू नीड टू एडजस्ट द इन्वेंट्री वैल्यू एंड ब्रिंग इट हियर. आपको यहाँ पे लेके आना होगा. सो कैसे करेंगे ये 5 डेज की एडजस्टमेंट कैसे होगी? सो यूजुअली बिजनेसेस क्या करते हैं कि इफ़ द पीरियड इज़ लॉन्गर, तो वो क्या करते हैं कि इस टाइम पीरियड का, ये जो एडिशनल टाइम पीरियड है, इसमें वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड रखते हैं कि इस टाइम पीरियड में कितनी इन्वेंट्री हमारे स्टोर्स में आई, कितनी स्टोर से बाहर गई. ठीक है, सो इस टाइम पीरियड के लिए यू सी आप ये मान के चल सकते हो कि फ्रॉम 31st मार्च टू 5th अप्रैल, if we take this as the accounting period, then this is our opening stock and this is the closing stock. इस 5 days के पीरियड के लिए closing stock is known because हमारी वैल्यूएशन इस डेट को खत्म हुआ. बट वी नीड टू नो दिस बैलेंस ऑन दिस डेट 31st मार्च. वैसे ही आपका ईयर एंड है, बट बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल टाइम टेकन, इस एडिशनल टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. सो आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? वी ऑल नो that opening stock plus purchases minus cost of goods sold is equal to closing stock. So अगर आपको ये opening stock इस डेट को सॉल्व करना है, so opening stock should be equal to closing stock minus purchases plus cost of goods sold. So ये जो स्टॉक है जो आपको 31st मार्च को कैलकुलेट करना है, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ा एडिशनल टाइम पीरियड की परचेजेस और सेल्स. नाउ दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिकंसिलिएशन. ठीक है, सो आपने क्या किया? आपके पास थोड़ी आगे की वैल्यू थी. ओके, सो यू वेंट बैकवर्ड, आप थोड़ा वापस आए. सो जो परचेजेस इस पीरियड में परचेजेस हुई, परचेज होने का मतलब है वो माल, आपके गुड्स आपके स्टोर में आ गए. ठीक है, तो आपने उनको काउंट कर लिया. सो उसे अब डिडक्ट करो बिकॉज दैट इज नॉट द परचेज ऑफ दिस पीरियड अप टू 31st मार्च. सिमिलरली इफ यू हैव सोल्ड एनीथिंग, आपके स्टॉक्स इन्वेंट्रीज बाहर गई हैं, तो उनको एड बैक कर दो. सो बैकवर्ड रिकंसिलिएशन में हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट विद द स्टॉक वैल्यू
on the later date that we have calculated. ठीक है, now we'll deduct goods purchased, जो हमने गुड्स परचेज किए, बट परचेज के साथ साथ यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिसीव भी हुए होने चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव परचेज गुड्स बट अगर आपने इफ यू हैवंट रिसीव्ड देम, तो फिर आपके स्टोर्स की कैलकुलेशन में फर्क, यहाँ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे तो तुमने स्टॉक काउंट किया है। सो सपोज आपने 10,000 के गुड्स परचेज किए इस 5 डेज के एडिशनल पीरियड में, बट वो गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए, तो इफ़ यू हैवंट रिसीव देम, डिलीवर ही नहीं हुए, तो आपकी जो ये काउंटिंग है ये तो ठीक रही ना, फिर इसमें तो वो आए ही नहीं। सो परचेजेस करेंगे डिडक्ट ओनली इफ दीज हैव बीन रिसीव। सिमिलरली वील ऐड बैक इफ वी हैव एनी सेल्स ड्यूरिंग दिस एडिशनल टाइम पीरियड, जो सेल्स हैं वो हमें ऐड बैक करनी होंगी, और सेल्स का कॉस्ट ऐड बैक करना होगा, बिकॉज गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हम ऐड करेंगे। सो जितनी भी सेल है, सेल का मतलब सिर्फ सेल नहीं है कि सेल्स बुक उठाई सेल्स देख ली, गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड। अगर आपने सेल की है और वो गुड्स आपके शॉप से बाहर गए हैं, देन ओनली दे हैव अफेक्टेड योर कैलकुलेशन, क्योंकि आप स्टॉक की कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हो, यू आर काउंटिंग इट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टॉक को अफेक्ट करेगा ओनली दैट विल बी एडजस्टेड। सो परचेज एडजस्ट होगी इस एडिशनल पीरियड की ओनली इफ वी हैव रिसीव्ड इट, सेल एडजस्ट होगी ओनली इफ वी हैव डिलीवर्ड इट। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बुक्स में एंट्री हुई, उसको एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर स्टॉक आपका स्टोर्स में एडजस्ट ही नहीं हुआ, वहां पर आया क्या ही नहीं है, तो योर स्टॉक वैल्यूएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट ट्रांजैक्शन। सो दिस विल गिव अस वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च, जो भी डेट है, 2021 है या 2020 है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। नाउ टू मेक द मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, परचेजेस सेल्स एडजस्ट की स्टॉक आ गया। सो जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक व्हाट हैपेंस इज, लाइक यू आर काउंटिंग स्टॉक। अब ये जब काउंट कर रहे हैं, 15 लोग आपके स्टोर्स में जाके चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, फिर उनको टोटल कर रहे हैं, देन दे आर टेकिंग दैट टोटल टू सम अदर पेज, यहाँ पे कुछ ओमिशंस, कुछ मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो वील एडजस्ट द वैल्यू फॉर ऑल द ओमिशंस और मिस्टेक्स। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, एरर हुई है कैलकुलेशन में, तो उसे एडजस्ट करना होगा। नाउ आई एम सेइंग एडजस्टमेंट, मैं इसमें प्लस माइनस यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो तो मिस्टेक बताएगी ना, हमने गलती क्या की है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। सो जो भी रेक्टिफिकेशन है वो एडजस्ट होगा। सपोज योर क्वेश्चन सेज दैट अ टोटल ऑफ 1 पेज से ऑफ 1000 रुपीज was carried forward to next page as 100। आपने 1000 को 100 लिख दिया, क्या किया आपने, 900 कम लिखा ना, तो गलती को कैसे ठीक करते हैं, जो वट एवर यू हैव नॉट डन यू डू इट, या जो आपने गलत किया उसको ठीक करो। सो गलत क्या किया, 900 कम लिखा, ओके, सो नाउ यू विल बी एडिंग इट। सो हियर इन विल एड, ओके, अमाउंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड 900। सपोज आपने 1 की जगह 1100 लिख दिया होता, नाउ यू हैव टेकन मोर अमाउंट, अब ज़्यादा ले लिया है तो उसे कम करो ना। ओमिशन जो है या जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रिवर्स करना, ओके। ज़्यादा लिख दिया है तो कम कर दो, इफ़ यू हैव रिटन लेसर अमाउंट, कम लिखा है तो ऐड कर दो। इफ़ यू हैव फॉरगॉट टू राइट समथिंग देन राइट इट, इफ़ यू हैव रिटन इट ट्वाइस then deducted। so जो गलती हुई है ना, you need to recognize the mistake first। अगर आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हो तो अब आपको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का मतलब उसका रिवर्स करो। गलती जो होती है उसको ठीक कैसे करते हैं, उसका रिवर्स करके ना। so जो भी गलती हुई है, ज़्यादा लिख दिया है तो कम कर दो, कम लिख दिया है तो ज़्यादा कर दो, भूल गए लिखना देन राइट इट, जो भी लिखना है, ठीक है। सपोज कोई एक जगह का आपका स्टॉक आपने लिखा ही नहीं, उसको लिखो, 2 बार लिख दिया, एक को हटाओ, माइनस करो। सो मिस्टेक्स को एडजस्ट करना होगा। सेकेंडली क्या होता है, जो नॉर्मल जो एक्चुअल बिजनेस में क्या होता है, समटाइम्स यू हैव सेंट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, आपने गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेज दिया, ये भी एक मिस्टेक है कि आपने उसे सेल रिकॉर्ड कर लिया। सो
अनलेस एंड अनटिल अप्रूवल इज रिसीव्ड वो सेल नहीं है. सो वील हैव टू ऐड बैक. ओके, सो वील ऐड बैक कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. जो अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं जिसकी अभी अप्रूवल नहीं मिली, बिकॉज इफ यू रिसीव अप्रूवल फिर तो सेल हो गई, ठीक है फाइन. बट अगर अभी सेल नहीं हुई, अप्रूवल नहीं हुई है, तो वो सेल नहीं है. तो सिंस यू हैव ऑलरेडी सेंड दोज गुड्स, आपके स्टोर में से निकल गए हैं, बट वो क्योंकि सेल नहीं हुआ है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टॉक, सो यू नीड टू ऐड इट. ये ऐड करेंगे. यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ओमिशन एरर की एडजस्टमेंट है. ये वाला जो है अप्रूवल वाला ऐड करना पड़ेगा, बट अगेन सेल प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करके. अच्छा, एक और एडजस्टमेंट होती है. समटाइम्स जो स्टॉक हमारे पास आता है, ये जो स्टॉक आपके पास है, यू बाय दैट स्टॉक एंड यू सेल इट. कई बार आपके कुछ कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, आप उनके एज अ डीलर काम कर रहे हो. सो द कंपनी माइट बी सेंडिंग यू स्टॉक फॉर सेल एज अ कंसाइनमेंट. ये आपको कंसाइनमेंट के तौर पे सामान दे दिया, भेज दिया, ठीक है. अब ये जो कंसाइनमेंट आपको मिला, आपको इसे सेल करना है. सो यू आर नॉट ऑनर, यू आर कंसाइनी, आपको इसे आगे सेल करना है. सो इफ यू आर नॉट हैपन टू एबल टू सेल इट, वो स्टॉक आपके स्टोर्स में है, यहाँ पड़ा हुआ है वो स्टॉक कहीं, अब वो आपके रजिस्टर में ऐड हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट योर स्टॉक बिकॉज यू आर होल्डिंग इट एज अ कंसाइनी. So if you have any stock as a consignee, you are holding any stock not as an owner but as a consignee, वो आपका स्टॉक नहीं है, वो तो उस पर्सन का स्टॉक है जिसने आपको सेल के लिए दिया था. So we'll have to deduct it. Okay, cost of goods held as consignee वो डिडक्ट कर देंगे. So ये जो है ना, ये तो प्रॉब्लम आपके बैकवर्ड में भी आ सकती है, फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन में भी. आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. ओके, सो क्या करना है, सबसे पहले जो स्टॉक का वैल्यूएशन है उसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं या जो कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं उनको कर लो. मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर दो, अप्रूवल बेसिस के गुड्स को ऐड बैक कर दो. इफ़ यू आर होल्डिंग स्टॉक एज अ कंसाइनी, इट इज़ नॉट योर स्टॉक, उसे डिडक्ट करो. देन यू एडजस्ट परचेज एंड सेल ऑफ दैट पीरियड. क्योंकि ये बैकवर्ड है, आप वापस आ रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, सो परचेजेस डिडक्ट होंगी और सेल जो है उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी. अब कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ reconciliation, it is forward conciliation. Now प्रॉब्लम वही है हमारे एस्टिमेशन की. यू एस्टिमेटेड 1 वीक टाइम, आपका 31 मार्च को टोटल होना था स्टॉक का, लेकिन एस्टिमेशन में गड़बड़ हो गई, 5 अप्रैल को चले गए. अब वापिस आओ, सो बैकवर्ड रिकन्सिलिएशन. अब प्रॉब्लम तो अदर वे राउंड भी हो सकती है ना. मे बी सम ऑफ योर एम्प्लॉइज आर ओवर एंथ्यूजियास्टिक और वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं. सो द वैल्यूएशन इज कंप्लीट नाउ ऑन 28 मार्च ओनली. आप लिख के स्टाम्प पेपर पे तो नहीं दे सकते ना कि 31 मार्च को इवनिंग में जब हमारा एक्चुअल स्टॉक की कैलकुलेशन चाहिए उसी टाइम पे हमारा स्टॉक कैलकुलेट होगा. कैलकुलेशन तो उससे पहले भी हो सकती है. अब क्या होगा, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑन दिस डेट बट वी नीड द वैल्यू ऑन द लेटर डेट. अब हमें एक अर्लियर डेट की वैल्यू पता है, हमें आगे बढ़ना है, 3 दिन आगे ऐड करने हैं. सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिकन्सिलिएशन. अब इस पीरियड में क्या होगा, फ्रॉम 28 मार्च टू 31 मार्च, ये जो हमें फॉरवर्ड करना है, आगे जाना है. सो इस पीरियड के लिए फॉर 3 days पीरियड, दिस इज ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज नोन बिकॉज आवर स्टॉक टेकिंग इज डन ऑन दिस डेट एंड दिस इज टू बी फाउंड. सो हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लोजिंग स्टॉक. सिंस वी आर टू फाइंड आउट दिस, so this we will follow. Now we'll add the purchases, we'll deduct the cost of goods sold. ठीक है ना. सो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लेटर डेट का है, एंड नॉन वैल्यू क्या है, अर्लियर डेट की है. हमें पहले वैल्यू पता चल गई. सो यू सी प्रॉब्लम यही है हमारी. ठीक है, अब यही चीज है. विल स्टार्ट विद द स्टॉक वैल्यू विच वी नो ऑन एन अर्लियर डेट. अब हमें पहले की डेट की पता है, मे बी 28, मे बी 27 मार्च. दिस इज नोन टू अस. नाउ एडजस्टेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अगर कोई भी एरर्स हुई हैं तो उनको रेक्टिफाई कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे वहाँ रेक्टिफाई कर रहे हो यहाँ भी करोगे. एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट
ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर कुछ गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं तो उनको ऐड करो बिकॉज वो सेल नहीं थी. देन डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड एज कंसाइनी, अगर आप एज अ कंसाइनी कुछ गुड्स रख रहे हो तो यू नीड टू डिडक्ट इट, क्योंकि वो इट्स नॉट योर स्टॉक, ये तो दूसरे का स्टॉक है, आप तो एज अ कंसाइनी रख रहे हो, सेल के लिए रखा था. सो ऐड हो गया बिकॉज हम स्टोर में जाके टोटल करते हैं, सारे स्टॉक आ जाते हैं. सो एज अ कंसाइनी जो स्टॉक है उसे डिडक्ट करना पड़ेगा. नाउ विल वर्क फॉर दिस 3 days पीरियड, जिसमें हमें फॉरवर्ड जाना है. फॉरवर्ड जाना है मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस, आगे का बैलेंस निकालना है. सो वील ऐड परचेजेस of the period, like in this present example it will be purchases from 28th March to 31st March. ठीक है ना, इस पीरियड की जो परचेजेस है वो ऐड करेंगे बिकॉज परचेज हुआ है इस पीरियड में, तो वो हमारा स्टॉक, बिजनेस के स्टॉक का पार्ट हो गया. ओके, देन यू विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर इस टाइम पे कुछ गुड्स सेल हो गए हैं तो वो आप इसमें डिडक्ट कर दोगे. So that will give you value of inventory on later date, that is now 31st March. तो जब ये later date है, पहले वैल्यू पता चल गई है तो हमें आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड रिकन्सिलिएशन है, पीछे आना है, बैकवर्ड रिकन्सिलिएशन है. एंड प्लीज माइंड इट, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लर्न कर लेते हैं, रट्टा लगा लिया, ठीक है, अब उन्हें पता है कि दूसरी इसका रिवर्स है, ये आगे बढ़ रहे थे उसमें बैकवर्ड आना है, तो सारे जो इसमें जो साइन है वो प्लस माइनस चेंज कर दिए, सारे नहीं होंगे. दिस विल बी केप्ट एज इट इज बिकॉज दिस इज नॉट द एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस, दिस इज द एडजस्टमेंट जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी कि अप्रूवल के गुड्स हमने रख लिए या कंसाइनी वाले गुड्स आ गए या एरर्स हो गई, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, इनको दोनों केसेस में सेम वे से ही एडजस्ट करना है. बट वो जो उस टाइम पीरियड की एडजस्टमेंट है ना, उसमें हमें साइन चेंज करने होंगे. फॉरवर्ड में परचेज ऐड होगी बिकॉज वो परचेज हो रही है तो गुड्स का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट होगा. बैकवर्ड में इसका रिवर्स जाएगा. सो लेट अस सी दी स्टेटमेंट्स. सो व्हेन इट इज अ बैकवर्ड रिकंसिलिएशन, बैकवर्ड फिर से समझो, मतलब हमें एक लेटर डेट की वैल्यू पता है. ओके, और अब हमें वापिस आना है बिकॉज हमारा ईयर एंड जो है वो पहले हो गया था. So we know the stock on a later date. We'll adjust the errors. We'll deduct the cost of goods held as consignee. Add कर दो cost of goods sent on approval basis. उसके बाद क्या है, purchases है, sales है. So purchase sale मैंने आपको बताया, ठीक है ना. अब सेल्स रिटर्न है तो क्या करते हैं, या तो हम नेट सेल्स ले लें या फिर सेल्स रिटर्न का रिवर्स लेस करते हैं. सेल्स अगर ऐड हो रही हैं तो रिटर्न उसके लेस हो जाएंगे. Purchases are to be deducted for the later period and purchase return will be added. But please remember, इसमें stock का movement is to be considered. If there is any purchase or sale but stock का movement ही नहीं हुआ, then it won't be considered. Okay, so the balance will be valuation of the inventories. Forward में देखो, this will go as it is. ये तीनों adjustment as it is होनी है because ये conceptual issues थे. बट परचेज और सेल जो हम रेलेवेंट पीरियड की एडजस्ट कर रहे हैं फॉर द फॉरवर्ड और बैकवर्ड पीरियड, दैट विल बी रिवर्स. बैकवर्ड में वी डिडक्ट द परचेजेस एंड फॉरवर्ड में वी ऐड द परचेजेस. दिस प्लस और माइनस शुड बी क्लियर टू यू बिकॉज हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है ना. सो नाउ वील हैव टू सी कि do we know the opening stock and we are to move ahead, or we know the closing stock and we need to come back. Okay, so ये opening और closing stock कैसे बन रहे होंगे, ये बन रहे होंगे आपके टाइम पीरियड के बेसिस पे. so if your valuation is known on say 9th April, तो अब आपको 9th April की वैल्यू पता है, you need to calculate 31st March की वैल्यू. so 31st March to 9th April जो है आपको अब बैकवर्ड आना पड़ेगा बिकॉज आपको आगे की वैल्यू पता है. बट इफ यू हैपन टू कैलकुलेट इन्वेंट्री ऑन से 28th March एंड यू वांट टू नो द वैल्यू ऑन 31st March, सो हम टाइम पीरियड 31st March से 28th March नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 28th March to 31st March. तो अब हमें
शुरू की वैल्यू पता है, अर्लियर डेट की पता है और लेटर डेट की हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। तो बैकवर्ड में ये यहाँ पर थोड़ा सा ओके ये ठीक है। ये वाला जो है फॉरवर्ड में हमें एक अर्लियर डेट की वैल्यू पता है। ओके ये थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग में एरर हो गया। सो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वर्किंग वही करनी है जो मैंने आपको प्लस माइनस बताया। इवन दो ये जो मैंने दो स्टेटमेंट्स बताई हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज, इनको रट्टा नहीं लगाना, बिकॉज हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली डील करना है। तुम्हें प्लस माइनस के साइन लॉजिकली समझने हैं। नाउ यू सी, you close your books on 31st March, you verified the stock on 10th April, so you are to calculate value on 31st March. So कौन सी दो डेट्स हैं, 31st March है और 10th April है. So if I write the accounting period, so will I write 10th April to 31st March or will I write 31st March to 10th April? I will write 31st March 2020 to 10th April 2020. This is known to me. Stock इस डेट का पता है 1,54,000 and I need stock on this date. So इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक, इस टाइम पीरियड ओपनिंग बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग बैलेंस मेरे को पता है. सो माई फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. परचेज माइनस होती है तो परचेज रिटर्न ऐड हो जाता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ठीक है ना, या नेट अमाउंट्स ले लो. तो ये हमें स्टेटमेंट ऐसे ही याद रखनी है. ओके, सो वील मेक अ स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो वील से स्टॉक एज ऑन 10th April 2020 इज 1,54,000. अब कई स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि इंडिविजुअली एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ और उसको एडजस्ट करते जाओ. यू कैन डू दैट ऑल्सो. या फिर जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो वी हैव स्टडीड 3-4 एडजस्टमेंट्स उनको हम कर लेंगे, ठीक है. उनके अकॉर्डिंगली हम कैटेगराइज कर देंगे कि इफ़ वी हैव से मोर देन वन ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज और रिटर्न्स, उनको क्लब करके नेट अमाउंट ले लो ना, बार बार मत लिखो, इट सेव्स योर टाइम. ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया. नाउ व्हाइल डूइंग द स्टॉक टेकिंग, टोटल ऑफ वन शीट वाज रॉन्गली टेकन एज 10,000 इन प्लेस ऑफ 1,000. नाउ पॉज फॉर अ मिनट एंड देन थिंक ऑफ इट कि मिस्टेक क्या हुई है और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है जो मिस्टेक हुई है ना उसको रिवर्स करो. ओके, सो आप पॉज कर सकते हो वीडियो और सोच सकते हो, उसके बाद यू कैन कम बैक टू चेक कि आपको समझ में आया कि नहीं. अब आई विल एक्सप्लेन हियर. मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि अमाउंट था 1,000, आपने ले लिया 10,000. तो क्या किया, यू हैव रिटन मोर अमाउंट, ज़्यादा लिख दिया, 1,000 की जगह 10,000 लिख दिया, यू हैव रिटन हायर अमाउंट. तो अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, इसका रिवर्सल क्या होगा, ज़्यादा लिख दिया तो कम करो, ठीक है ना. सो व्हाट वी विल से, वी विल डिडक्ट एडिशनल अमाउंट रिटर्न. सो 9,000 आपने ज़्यादा लिखा है ना, उसको कम कर दो. Now next is sales as per sales day book are 68,000 out of which 12,000 haven't been delivered. 68,000 की सेल है जिसमें से 12,000 आपने अभी डिलीवर नहीं किया है, मतलब ये तो मूवमेंट ही नहीं हुआ आपके स्टोर्स में से. सो एक्चुअल आपका सेल का मूवमेंट कितना हुआ है, 54,000 का. सो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करनी है. ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेंट. ओके, सो सेलिंग प्राइस हो गई 54,000. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. हमें तो कॉस्ट ही निकालनी है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट का 25% है. अब देखो यहाँ कॉस्ट नहीं है, हमारे पास है सेलिंग प्राइस. ओके, सो इफ इट इज 25/100 ऑफ कॉस्ट, इट इज इक्विलेंट टू 25/125 ऑफ सेल. सो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25/125 of 54,000. So 1/5. So cost of goods sold is equal to, ये सेलिंग प्राइस हो गया 54,000, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, so cost of goods sold हो गई 43,200. This will be added. Okay.
ये जो परसेंटेज होती है ना, इसको हम अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं. वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज 54,000. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. सो लेट अस एज्यूम कॉस्ट है सपोज 100, क्योंकि हम सीधे परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते. कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 25. सो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस जीपी, सेलिंग प्राइस इज 125. ठीक है, ये जब भी प्रोपोर्शंस आते हैं ना, फ्रैक्शंस प्रोपोर्शंस आते हैं, हम ऐसे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं 100 के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग. आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है सेलिंग प्राइस के बेसिस पे. सो यू जस्ट टेक अ प्रोपोर्शन. आप प्रोपोर्शन किसका लोगे, कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस का. सो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो. इनटू कॉस्ट हो गई 100, सेलिंग प्राइस है 125. इट विल गिव यू दिस रिजल्ट. और आप ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर लो पहले. ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना हुआ 25/125. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया इस क्वेश्चन में, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था. ठीक है ना, 1/5 ऑफ दिस. सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेम आएगा. ठीक है, दिस वे यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट है परचेज एज पर परचेज बुक आर 55,000. परचेजेज है 55,000, ऑफ विच 10,000 के गुड्स अभी डिलीवर ही नहीं किए. तो ये तो डिलीवर ही नहीं हुए हैं. इसका मतलब एक्चुअल जो परचेज ने हमारे स्टॉक को अफेक्ट किया है दैट इज ओनली 45,000. सो वी विल डिडक्ट गुड्स परचेज्ड and received during 31st March to 10th April. तो इतने गुड्स हमारे स्टोर्स में आ गए हैं. सो वील हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बिकॉज दिस इज नॉट अ परचेज ऑफ दैट ईयर. ये तो एडिशनल पीरियड की थी. ओके, फर्दर ये कह रहे हैं कि जो गुड्स हैं 15,000 के परचेज किए थे आपने 28 मार्च को, बट वो 7 अप्रैल को रिसीव हुए. ठीक है, इसके अलावा फर्दर मतलब और एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो 15,000 के गुड्स आपने परचेज किए और वो रिसीव हो गए. नाउ सी, शुड इट बी एडजस्टेड, यू परचेज्ड इट ऑन 28 मार्च. इसका मतलब ये परचेज आपकी 31st मार्च के पीरियड के अंदर की है. एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, सो इसका मतलब हो गया कि ये आपकी काउंटिंग में आ गया है. सो यहाँ पे डू यू थिंक कि कुछ मिस्टेक है जो एडजस्ट करनी चाहिए. आपका उस पर्टिकुलर ईयर की परचेज थी और वो रिसीव हो गई, दैट मीन्स काउंट भी हो गई. सो वी विल नॉट एडजस्ट इट. इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो. सो नाउ वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2020. बट हैड इट बीन से परचेज किया बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी मिला ही नहीं है. इसका मतलब ये परचेज तो हो चुकी है 31st मार्च से पहले, मिला नहीं है, बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ परचेज सो इट विल बी एडेड. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हम ये सारा एडजस्ट कर लेंगे एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,43,200. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक थ्रू रिकन्सिलिएशन. सो आई होप आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई है. नाउ स्पेसिफिकली फॉर बीकॉम ऑनर्स पीपल, दिस रिकन्सिलिएशन पार्ट इज नॉट देयर इन योर कोर्स. ठीक है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. सीए वाले बच्चे कर सकते हैं, बट देन यू मे से कि फिर हम इसे क्यों पढ़ें. रीजन बीइंग हमारे कोर्स में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनल अकाउंट्स में यू नीड क्लोजिंग स्टॉक. आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. सो देयर इन यू मे हैव सम ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में हमें ये अमाउंट्स और ये एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं. सो वी कैनॉट इग्नोर दिस पार्ट. बीकॉम ऑनर्स पीपल cannot ignore it. It is a part of final accounts. But I prefer to do it here because ये inventory में भी आता है. So आप यहाँ भी समझ सकते हो. So most of the practical part is over. So now the more you practice, the better you will get. तो जितने questions हो सके आप practice करो और इसको अच्छे से lesson को prepare कर सकते हो. So that is it for the day. Thank you.